बात बहुत अरसे पुरानी है। उन दिनों आजकल की तरह फोटो खिंचवाना इतना आसान नहीं था। वकायदा तैयार होकर शहर में स्थित इक्का दुक्का स्टूडियो में ही जाना पड़ता था। उन दिनों आजकल की तरह मोबाइल में फोटो लेने जितना आसान नहीं था। नीलेश चौधरी अपने ऑफिस के जाने माने फोटोग्राफर थे। जब वे 11वीं में पढ़ते थे, उन दिनों उनके दादाजी अंग्रेजों के यहाँ काम करते थे। तभी किसी अंग्रेज ने जाते समय उन्हें एक विदेशी कैमरा दिया था, जो नीलेश चौधरी का शौक ही बन गया था। यह उनका निजी शौक था। ऑफिस का काम करने में भी उनका कोई मुकाबला नहीं था। सभी ऑफिसर से लेकर क्लर्क और चपरासी भी हमेशा उनको अपने घर में मुख्य अवसर पर फोटो खिंचवाने के लिए जरूर बुलाते थे। नीलेश चौधरी सबकी फोटो खींचकर खुद ही अपने घर के डार्क रूम में डेवलप भी करते थे। एक फोटो अपने पास भी रखते थे। उनके एल्बम में ऑफिस के लगभग सभी लोगों की तस्वीर थी। उन दिनों शादी ब्याह में भी फोटोग्राफर बुलाने का कम रिवाज था। एक दिन उनके ऑफिस में काम करने वाले मधुसूदन बाबू ने उनसे थोड़ा झिझकते हुए कहा, नीलेश, मेरी पत्नी बहुत दिनों से अपनी माँ के साथ एक फोटो खिंचवाने के लिए कह रही है। ऑफिस में काम इतना अधिक है कि मुझे वक्त ही नहीं मिलता है। उनकी माँ भी आई हैं। सोच रहा हूँ इस रविवार को आप आ जाइए, खाना भी हमारे साथ ही खाइए। हमारी सासू जी बहुत बढ़िया खाना बनाती हैं। नीलेश चौधरी की तो बाँछें ही खिल गई। वैसे भी अकेले अपने हाथ से खाना बनाकर उब गए थे। इधर कई दिनों से किसी ने फोटो खिंचवाने के लिए भी नहीं बुलाया था। उन्होंने तुरंत हाँ कह दिया। कैलेंडर देखा तो अभी शुक्रवार ही था। वो बेसब्री से रविवार का इंतजार करते रहे। घर आकर कैमरे को चार्ज कर दिया। कैमरे को अच्छी तरह से कपड़े से साफ कर दिया। रविवार के दिन नीलेश चौधरी 11 बजे ही मधुसूदन बाबू के घर पहुंच गए। उनकी पत्नी ने दरवाजा खोला। उनकी पत्नी बहुत खूबसूरत थी। सीधे पल्ले की साड़ी, माथे पर बड़ी सी गोल सिंदूर की बिंदी, एकदम सादा रूप पर बेहद आकर्षक था। मधुसूदन बाबू आ गए तो इधर उधर की बातें होने लगी। फिर फोटो की तैयारी शुरू हो गई। फोटो खींचने के लिए धूप चाहिए थी, इसीलिए आंगन में 2 कुर्सियां लगवा दी गई। पहले मधुसूदन बाबू के साथ उनकी पत्नी की एक फोटो खींची गई। फिर उनकी पत्नी और मां की दूसरी फोटो खींची गई। उनकी पत्नी ने थोड़ा झिझकते हुए मधुसूदन बाबू से कहा, आइए एक फोटो माँ के साथ ही खिंचवा लीजिए ना। उस दिन 3 फोटो खींची गई। फोटो खींचने के बाद खाना खाने बैठे तो खाना वाकई बहुत अच्छा था। खाना खाकर नीलेश घर आ गया। थोड़ी देर आराम करके कैमरा लेकर तुरंत डार्क रूम में चले गए। फोटो डेवलप होकर निकली तो नीलेश चौधरी उसको देखकर अवाक हो गए, क्योंकि 3 फोटो में से 2 तो बिल्कुल ठीक थी, परंतु जिस फोटो में मधुसूदन बाबू और उनकी पत्नी थी, उसमें एक फोटो और भी किसी स्त्री की थी। उन्होंने सोचा, ये उनकी मां तो नहीं है, फिर ये तीसरी तस्वीर किसकी है? नीलेश चौधरी सालों से फोटो खींच रहे थे, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। हैरान परेशान बार बार उस फोटो को देखते रहे, जिसमें उस तीसरी तस्वीर वाली स्त्री ने प्रिंटेड साड़ी पहनी थी। गले में एक खूबसूरत हार था। हाथों में मोटे मोटे कंगन थे। चेहरा उतना स्पष्ट नहीं दिख रहा था। रात भर गुत्थी सुलझाने की कोशिश करते रहे, पर गुत्थी नहीं सुलझा पाए। सुबह हो गई तो जल्दी जल्दी तैयार हुए और ऑफिस के लिए निकल पड़े। ऑफिस में बैठकर अपने काम में मशगूल हो गए। निगाहें दरवाजे पर ही टिकी रही कि कब मधुसूदन बाबू आएंगे। जैसे ही मधुसूदन बाबू आए, आकर सीधे उन्हीं की टेबल के पास
रुक गए। मधुसूदन बाबू उनके पास आकर पसीना पोंछते हुए बोले, ओहो, क्या गर्मी है भाई। नीलेश, फोटो बन गई क्या? नीलेश ने चुपचाप लिफाफा पकड़ा दिया और जानबूझकर अपने काम में लग गया। मधुसूदन बाबू फोटो देख रहे थे और नीलेश कनखियों से उनका चेहरा देख रहे थे। फोटो देखते देखते अचानक मधुसूदन बाबू का चेहरा लाल हो गया। वे अपनी कुर्सी से उठ गए और सीधे नीलेश के पास पहुंच गए। नीलेश, ये तीसरी तस्वीर कहां से ली? नीलेश उठकर खड़े हो गए और बोले, मधुसूदन बाबू, मैं तो रात से ही परेशान हूं कि उस समय तो आप दोनों की ही तस्वीर खींची थी, पर ये तीसरी तस्वीर किसकी है? मधुसूदन बाबू एक कुर्सी खींचकर नीलेश के पास ही बैठ गए और धीरे से बोले, आखिर उसकी भी इच्छा पूरी हो गई। नीलेश ने कहा, क्या मतलब? तब मधुसूदन बाबू ने बताया कि ये मेरी दूसरी पत्नी है। लगभग 8 साल पहले माधवी के साथ मेरी पहली शादी हुई थी। शादी के 5 साल हुए थे। अभी हमारी कोई संतान नहीं थी। मेरी पत्नी माधवी को फिल्म देखने और हीरोइनों की तरह सज धज कर फोटो खिंचवाने का बहुत मन था। बहुत बार जाने का कार्यक्रम बना, पर किसी ना किसी बहाने लौट जाता। एक दिन वो मौका आ ही गया। हम दोनों जाने के लिए तैयार हुए। उसने अपना पुश्तैनी हार, कंगन सब कुछ पहन लिया। मैंने कहा भी था कि इतनी तैयार होकर क्यों जा रही हो, रास्ते में कोई छीन लेगा तो, लेकिन वो नहीं मानी। हम रिक्शे से जा रहे थे कि अचानक उधर से आती हुई एक जीप ने रिक्शे को टक्कर मार दी। रिक्शे वाले ने तो वहीं दम तोड़ दिया और माधवी ने अस्पताल में आखिरी सांसें ली। उसकी इच्छा अधूरी रह गई। मुझे उस समय यही लगा था कि मैं ही क्यों बच गया। आज इस तस्वीर में उसको देखकर यादें बिल्कुल सामने आ गईं। ये गले का हार, कंगन, प्रिंटेड साड़ी पहनकर ही वो तैयार हुई थी। नीलेश हैरान था कि ये क्या सुन रहा है। उन्होंने कहा, अब क्या इसके पहले आप लोगों को अपने घर में कभी उनकी मौजूदगी का एहसास हुआ था? मधुसूदन बाबू बोले, नहीं, कभी नहीं। मगर ये फोटो आप अपने पास ही रखिए, किसी को मत दिखाइए और ना ही किसी से जिक्र करिएगा। बेकार में लोग पुराने जख्म कुरे देंगे। हाँ, आपको एक और बार फिर से हमारे घर आना होगा और हमारी पत्नी के साथ दूसरी फोटो खींचनी पड़ेगी, लेकिन इस बार कहीं बाहर चलकर फोटो खिंचवाएंगे। नीलेश ने कहा, मधुसूदन बाबू, अब की बार फोटो ठीक आएगी। आपकी पहली पत्नी की फोटो खींचने की इच्छा पूरी हो गई, शायद अब वो नहीं आएगी। रविवार को जब नीलेश ने दोबारा फोटो खींची तो उसमें तीसरा कोई नहीं था। नीलेश हैरान थे और साथ में ये सोचकर खुश भी थे कि उन्होंने मधुसूदन बाबू की मरी हुई पत्नी की आखिरी इच्छा पूरी कर दी। नीलेश मन ही मन बहुत आश्वस्त महसूस किए, क्योंकि उन्होंने उनकी पत्नी की भटकती हुई आत्मा को शांति दे दी। जादुई सांप और सोने के सिक्के। किसी गांव में एक किसान रहता था। गांव में सभी की फसलें अच्छी होती थी, लेकिन उसकी फसल इतनी अच्छी नहीं होती थी। फसल अच्छी ना होने के कारण वो बहुत परेशान रहता था, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो खेती के लिए उन्नत बीज और बढ़िया औजार खरीद सके। एक दिन किसान अपने खेत में ही सो जाता है। अगले दिन सुबह जब वो उठता है तो उसे अपने खेत के पास एक सांप नजर आता है। ये देखकर किसान मन ही मन सोचता है कि हो ना हो, ये मेरे खेत के देवता हैं।
मैंने इनकी पूजा नहीं की, इसलिए मेरी फसल अच्छी नहीं हो रही है। ये विचार मन में आते ही वो घर जाकर एक कटोरी दूध ले आता है और सांप के सामने रखकर घर चला जाता है। अगले दिन जब वो खेत में वापस आता है तो उसे कटोरी के दूध में दूध की जगह एक स्वर्ण मुद्रा मिलती है। इस तरह किसान हर रोज सांप के लिए दूध लाने लगा और सांप भी उसे प्रतिदिन एक स्वर्ण मुद्रा देने लगा। एक दिन किसान का बेटा उसको ऐसा करते हुए देख लेता है। तब किसान का बेटा उससे पूछता है, पापा, आप सांप को दूध क्यों पिला रहे हैं? किसान अपने बेटे से कहता है कि ये सांप ही अपने खेत के देवता हैं और ये दूध पिलाने से काटते नहीं बल्कि स्वर्ण मुद्रा देते हैं। उस दिन से किसान का बेटा भी प्रतिदिन सांप को दूध पिलाने लगा और सांप भी उसे हर रोज एक स्वर्ण मुद्रा देने लगा। ये देख किसान का बेटा सोचता है कि मैं इसके लिए हर रोज दूध लेकर आता हूँ और ये केवल एक ही स्वर्ण मुद्रा देता है। इस तरह उसके मन में लालच आ जाता है और वो सोचता है कि क्यों ना इस सांप से सारी स्वर्ण मुद्राएं एक साथ ले ली जाएं। अगले दिन जब किसान का बेटा सांप के लिए दूध लेकर आता है तो सांप को अपने सामने देख वो उसे छड़ी से मारने लगता है। सांप भी गुस्से में उसे काट लेता है और किसान का बेटा वहीं मर जाता है।